डिजिटाइजेशन को आपने बहुत प्रमुखता दी, न सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बल्कि हर विभाग में लगभग तकनीक का इस्तेमाल किया गया ताकि पारदर्शिता बढ़े। शुरुआत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही करूंगा। हाल ही में जो लैंड रजिस्ट्रेशन है उसको रोका गया है, सर इसकी क्या वजह है? देखिए नीरज, मैं इसकी भूमिका में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। 2014 में जब हम लोगों ने सत्ता संभाली थी, उस समय हमारा जो मैंडेट था वो यही था कि एक ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, एक पारदर्शी सरकार, इस नाते से हमको आगे बढ़ना है। और यदि आपको ध्यान में होगा तो ठीक 25 दिसंबर 2014 को हमने, जैसा आपने कहा, ई रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू किया था। सीएम विंडो का भी एक कार्यक्रम उस समय शुरू किया था। गुड गवर्नेंस डे के नाते से हम 25 दिसंबर को हर साल बनाते हैं। तो लगातार हम उन कामों को आगे करते करते 5 साल में हमने बहुत से कार्यक्रम ऐसे शुरू किए। डीबीटी शुरू किया, उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई, ऑनलाइन आधार बेस्ड सिस्टम से हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया, हमने बच्चों के एडमिशन जो हैं वो आधार बेस्ड ऐसा शुरू किया, और जन्म से ही बच्चे का जो आधार कार्ड है बनना शुरू, वो हमने शुरू किया। पीडीएस सिस्टम ने हमने पॉइंट ऑफ सेल्स, इस सिस्टम को हमने शुरू किया। हमने इस प्रकार के एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी लास्टली पिछले साल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ताकि किसानों की सारी फसल का ब्यौरा, उसका सारा किसान को भी पता हो और उसकी बिक्री ठीक हो जाए, उसको कंपनसेशन में कोई तकलीफ दिक्कत ना आए, उसको प्रोक्योरमेंट के समय कोई दिक्कत ना आए, ऐसे सारे हमने सिस्टम किए। लेकिन एक बात जो ध्यान में आई कि इसमें बहुत चीज़ें करनी और शेष हैं। तो शेष जब बातें करने के लिए हम आगे बढ़े, उसके अंदर प्रक्रियागत कुछ चीज़ें थी और कुछ आइडेंटिटी को लेकर के भी एक क्राइसिस होता था। व्यक्ति की आइडेंटिटी के लिए तो आधार कार्ड है, लेकिन परिवार की आइडेंटिटी का कोई सिस्टम अपने यहाँ अभी विकसित नहीं हुआ है। हमने हरियाणा में सबसे पहले परिवार पहचान पत्र, इस नाम से इस प्रक्रिया को शुरू किया ताकि एक परिवार की पहचान भी बने। इसी प्रकार दूसरा एक विषय था, वो है प्रॉपर्टीज़ को लेकर, लैंड्स को लेकर के, लैंड की टाइटलिंग, लैंड की इंडेक्सिंग, लैंड की आइडेंटिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। इस विषय में भी बहुत हम पिछड़े हुए थे। इसको हमने पिछले 6 महीने से इसके अंदर थोड़ा तेज़ी लाए, और तेज़ी लाने के बाद एक नया कार्यक्रम हमने शुरू कराया कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। और उसमें एक और भी कार्यक्रम था कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लाल डोरा होता है, उस लाल डोरे के अंदर का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये भी तैयार करना चाहिए, जो आज तक इतने सालों में किसी ने किया नहीं। और उस योजना को जैसे हमने शुरू किया, एक गांव सिरसी गांव है करनाल में, जिसको हमने लाल डोरा मुक्त किया, और वो योजना इतनी पसंद आई कि प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को स्वीकार किया और इसको स्वामित्व नाम से एक योजना का नाम दे करके, और जो हरियाणा में हम चला रहे थे उसको देश के अन्य 7 प्रांतों में भी शुरू कर दिया है। तो उसके आधार के ऊपर हम ज़मीनों के सारे सिस्टम को करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी हमको एक बात ध्यान में आई थी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है ज़मीनों का, अब मैं आपके जो प्रश्न का ठीक उत्तर दे रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन होता है ज़मीनों का, ई रजिस्ट्रेशन जब हम करते थे उसका हेतु ये था कि जो रजिस्ट्रेशन कराते समय किसी भी बायर को, सेलर को महीनों महीने देर करनी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे, कभी पटवारियों के, कभी तहसीलदार के, कभी किसी और ऑफिस के, उनको ठीक से रजिस्ट्री भी हो नहीं पाती थी। हमने ई रजिस्ट्रेशन शुरू किया था कि भाई जिस दिन भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप तहसील में पहुँचेंगे, चेकलिस्ट होगी, आप सुबह पहुँचें और शाम को आपकी रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी, आप नहीं लेने आएंगे, आपके घर पहुँच जाएगी। उसमें हम कामयाब रहे और लगातार 5-5.5 साल इस ई रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का बहुत स्वागत हुआ, लोगों ने इसको अच्छा समझा। लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्रेशन में एक पहलू दूसरा होता है कि विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनती हैं, ज़मीनों के प्रकार उसमें बदलते हैं, चाहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग उसकी प्लानिंग करता है, चाहे HSVP उसके नाते से प्लाटिंग करके और ज़मीनों को रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में बेचते हैं, चाहे HSIDC इंडस्ट्रियल में बेचती है। टाउन कंट्री प्लानिंग की अपनी योजना होती है, और ज़मीनों के विवाद बहुत से होते हैं। तो ज़मीन के बारे में टोटल जो इन्फॉर्मेशन है किसी एक जगह उपलब्ध नहीं होती थी, NOCs ला करके रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो हमको एक इसका लूप पता लगा कि बिना NOC के भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। बाद में फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, कॉलोनीज बन जाती हैं, डिपार्टमेंट के लोग उनको तोड़ने के निकलते हैं। फिर जिस आदमी ने खरीद लिया, अब बेचारा गरीब आदमी है जो छोटा प्लॉट लेकर के वो कैसे ना कैसे अपना सिर ढकने के लिए छत बना लेता है, उसके मकान बन जाता है। लेकिन चूँकि पॉलिसीज़ में वो एक इलीगल मकान है, इलीगल कॉलोनी है, उसको फिर कहीं ना कहीं
तोड़ते हैं और कहीं उसके चार्जेस लगाते हैं, उसको बहुत पछताना पड़ता है। आखिर इस लूप होल को कैसे बंद किया जाए, इसमें से नया कार्यक्रम हमने चलाया कि जितने संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उन सब डिपार्टमेंट्स का डाटा ऑनलाइन एक जगह मर्ज होकर के, और उस ज़मीन का नेचर क्या है जो खरीदी बेची जा रही है, इसकी जानकारी एक ही जगह मिलनी चाहिए, और वो किसी के हाथ में मैनुअल तरीके से नहीं। अभी तो मैनुअल तरीके से लोग एनओसी लाते हैं, कोई देता है, कोई सच्चा देता है, झूठा देता है, नहीं देता, फिर उसकी चेकिंग नहीं होती है, और जब चेकिंग होती है तब तक बहुत पानी बह चुका होता है, मकान बन चुके होते हैं। अब उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इलीगल हो ही ना पाए, इसलिए उस सारे सिस्टम को हमने बहुत सोच समझ करके, जो आईटी के हमारे एक्सपर्ट हैं, सभी विभागों का कार्यक्रम उन्होंने प्राय तैयार कर लिया है। उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग भी है, उसमें रेवेन्यू है, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसमें एचएसबीपी है, उसमें पुलिस का भी जो केसेस होते हैं, कई बार एफआईआर हो जाती है तो विवाद पड़ते हैं, वो विवाद भी उसमें आते हैं। जो कोर्ट्स में ज़मीन के बारे में लिटिगेशन होती है, वो सारे ज़मीनों का रिकॉर्ड भी उसमें आएगा। ऐसे सब का मिला करके एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने का हमारा प्रयत्न है। लेकिन ये अलग अलग विभाग चलते हुए सिस्टम में कर नहीं पा रहे थे, इसके लिए सब लोगों ने, किसी ने 5 दिन, किसी ने 7 दिन, किसी ने 10 दिन मांगे, ताकि सारे सिस्टम को, उस प्रोग्राम्स को वो एक जगह कोऑर्डिनेट करें और उसको इंटीग्रेट करें। तो उस इंटीग्रेशन के लिए 15 दिन का समय हमको ज़रूरत थी, जो हमने 22 जुलाई को ये रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी थी, एकदम बिना किसी को बताए, ऑल ऑफ ए सडन बंद करनी पड़ी, ताकि अगर पहले पता लगता तो उसका भी कोई ना कोई दुरुपयोग कर सकता है। 22 जुलाई को बंद की थी, और मुझे लगता है 15 दिन 7 अगस्त तक हम उस सारे सिस्टम को ठीक करके और दोबारा से उन रजिस्ट्रियों को खोलेंगे। इस बीच में जो शिकायतें हमारे पास थी, उन शिकायतों के आधार पर हमने उसकी इंक्वायरी कराई, और इंक्वायरी कराने के बाद जो गलतियाँ थी कुछ तहसीलों में वो प्रकट हो गई, मिल गई, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद हमने 7 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनको सस्पेंड किया है, उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए हमने कह दिया है। और बाकी तहसीलों में भी इस प्रकार की इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। हम किसी भी कीमत पर, किसी भी लेवल पर कोई भ्रष्टाचार की बात हमको पता लगती है, उसको हम सहन नहीं करेंगे। वो चाहे पिछली सरकारों के समय हुआ हो, चाहे हमारी सरकार के समय हुआ हो, आखिर तो सिस्टम्स को ठीक करना ये सरकार का काम है। अब नीचे जो सिस्टम को बिगाड़ते हैं, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति होगा, कितना ही अप्रोच वाला होगा, उसको दंडित किया जाए, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।